हेलो गाइस। आज हम क्रिया करेंगे। इस वीडियो में मैं क्रिया और धातु के बारे में बताऊंगी। क्रिया के भेदों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम क्रिया शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा देखेंगे कि जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अगर कोई क्रिया खुद से हो जाती है या किया जाता है, ये सब क्रिया में ही आते हैं। अब विशेष देखिए, क्रिया के अंदर क्या विशेष बातें हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। हम कोई भी वाक्य लें, उसके पीछे है या कोई भी काम का होना पाया जाता है। जैसे अगर हम बोलें कि आरुषि कहानी, इसके बाद हम वाक्य छोड़ दें, क्रिया का अभाव है इसके अंदर, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा आरुषि कहानी पढ़ रही है, सुन रही है या क्या, कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये वाक्य अधूरा लग रहा है। लेकिन सेकंड वाक्य में देखिए, आरुषि कहानी पढ़ रही है, ये क्रिया के साथ जब लिखा हमने पूरा वाक्य, तब हमें ये स्पष्ट हुआ कि आरुषि कहानी पढ़ रही है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, कुछ क्रियाएं स्वयं घटित होती हैं तो कुछ क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, कुछ को तो इंसान करता है लेकिन कुछ अपने आप हो जाती हैं। जैसे मैदान में घास लंबी हो गई है। ठीक है बेटा, अब घास को तो लंबा कोई नहीं करता, ये तो अपने आप होने वाली क्रिया है। तो ये क्या हुई? स्वयं घटित क्रिया। अभी सेकंड एग्जाम्पल देखिए, माली घास काट रहा है। ठीक है, अब माली ये काम कर रहा है घास काटने का, तो माली द्वारा की गई ये क्रिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं तो कुछ एक से अधिक शब्दों की। जैसे प्रियंका ने नाटक लिखा, यहाँ पे लिखा सिर्फ एक शब्द की क्रिया हो रही है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, प्रियंका नाटक लिख रही है, इधर तीन शब्दों की क्रिया होगी, लिख रही है। ठीक है, तो इसलिए कुछ क्रियाएं एक शब्द की होती हैं और कुछ एक से ज़्यादा शब्दों की भी होती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक तथा काल आदि से प्रभावित होकर बदल जाते हैं। जैसे प्रकाश खेल रहा है, अगर प्रकाश है तो खेल रहा है। अब इसका ही सेकंड एग्जाम्पल, तन्वी खेल रही है, अब लड़की आ गई तो खेल रही है हो गया वो। तो लिंग के कारण इधर क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, क्रिया का रूप इधर बदल गया। ऊपर लिखा है ना, लिंग, वचन, कारक, काल आदि से प्रभावित होकर इसके रूप चेंज हो जाते हैं। इधर लिंग के कारण चेंज हो गया इसका रूप। अब अगला एग्जाम्पल देखिए, बच्चा दूध पी रहा था। ठीक है ना, इधर बच्चा एक है तो दूध पी रहा था। अगर हम कहें बच्चे दूध पी रहे थे तो काफ़ी सारे बच्चे हो गए, तो इधर वचन के कारण क्रिया का रूप परिवर्तित हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बाग में झूला लगा है। ठीक है, अगर हम ये कहें तो ये वर्तमान को दिखा रहा है, बाग में झूला लगा है। लेकिन अगर हम कहें बाग में झूला लगेगा, तो काल के कारण ये क्रिया के रूप में परिवर्तन हो गया। पहले में वर्तमान है तो लगा है लग गया, और दूसरे में भूतकाल का वाक्य है तो लगेगा हो गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्रियाएं सामान्यतः वाक्य के अंत में लगाई जाती हैं। एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं भी हो जाती हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, सौम्या ने साड़ियाँ खरीदी। अब सिर्फ इसमें एक क्रिया का प्रयोग है। ठीक है ना, अगर मैं कहूँ सौम्या ने बाजार जाकर साड़ियाँ खरीदी, तो दो क्रियाएं होगी। पहले तो वो बाजार गई, बाजार जाकर, फिर साड़ियाँ खरीदी, तो दो क्रियाएं होगी। तो मैंने बताया ना, कुछ वाक्य में तो एक क्रिया लगती है और कुछ में एक से ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो ये इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि वाक्य में कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे पारुल सब्जी काटती है, इसके अंदर कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं है, जैसे ने या को, कुछ नहीं आया। ठीक है ना, तो पारुल सब्जी काटती है सिंपल, तो पारुल स्त्रीलिंग, तो इसका भी इसी के अनुसार क्रिया बन गई, एक वचन। ठीक है ना, अतिथि घर में बैठे हैं। अब अतिथि क्या पता एक है कितने हैं, ज़्यादा होंगे तो बहुवचन आ गया और पुल्लिंग में। ठीक है ना,
तो ये क्रिया जो है कर्ता के अनुसार हो गई है, जो विभक्ति चिन्ह है। अब काटती है, तो ये पारुल के अनुसार क्रिया है, काटती है, ठीक है ना। और ये बैठे हैं, ये अतिथि के अनुसार क्रिया बनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है, ठीक है ना बेटा। पहले वाले पॉइंट में मैंने कहा था विभक्ति चिन्ह का प्रयोग ना हो तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, लेकिन अगर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया हो तो क्रिया कर्म के अनुसार बनेगी। जैसे रंजन ने कविताएं सुनाई, अब इसकी क्रिया जो है कविताओं के आधार पर निर्धारित हुई, क्योंकि ये कर्म है हमारा, ठीक है ना। अब रंजन तो लड़का है लेकिन क्रिया हमारी स्त्रीलिंग आ रही है, क्यों? क्योंकि कर्म हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। आगे है दिव्या ने सेब खाया। अब दिव्या लड़की है लेकिन कर्म उसका सेब पुल्लिंग है, तो क्रिया हमारी कर्म के अनुसार पुल्लिंग एक वचन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा धातु, जिसका क्रिया में मूल स्थान है, ठीक है ना। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। बिना धातु के क्रिया पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। उसके मूल में धातु ही काम करती है, उसके आगे ही हम ना या कुछ और प्रत्यय लगा के क्रिया बनाते हैं। जैसे धातु के मूल रूप कौन कौन से हैं? हंस, चल, गा, रो, सुन, बैठ, खेल, आ, जा आदि। अब मूल धातु की पहचान क्या होती है? जब धातु अपने मूल रूप में प्रयुक्त की जाती है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष तू के साथ ही आज्ञा के अर्थ में प्रयोग होती है। जैसे तू जा, तू लिख, ये ऑर्डर भी तो हो सकता है, तू लिख, तू पढ़, तू गा आदि। ये सभी क्रियाएं मूल धातुएं हैं जिनसे अनेक धातुएं बनाई जा सकती हैं। अब धातु के भेद भी जानने जरूरी हैं क्रिया को अच्छी तरह समझने के लिए। तो धातुओं के 4 भेद होते हैं। पहला है सामान्य धातु। क्रिया की धातु में ना प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया की सामान्य धातु बनती है। जैसे लिख है हमारी धातु, इसके आगे अगर हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाएगा लिखना। इसी प्रकार सो प्लस ना सोना। पढ़ जमाना पढ़ना, चल जमा ना चलना। अब सेकंड आता है व्युत्पन्न धातु। सामान्य धातुओं में प्रत्यय लगाने पर व्युत्पन्न धातुएं बनती हैं, ठीक है बेटा। सामान्य धातु जैसे चलना है हमारा, उसके अंदर प्रत्यय लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मेन धातु हमारी पढ़ है, इसकी सामान्य धातु बन गई पढ़ना, तो इससे व्युत्पन्न धातुएं कौन कौन सी हुई? पढ़ाना, पढ़वाना, पढ़ाया। ऐसे ही चल से सामान्य धातु बनी चलना, इससे व्युत्पन्न धातुएं हुई चलाना, चलवाना और चलाया। ऐसे ही सो धातु से सोना, इसकी व्युत्पन्न धातुएं हुई सुलाना, सुलवाना, सुलाया। ऐसे ही देख एक धातु है जिसकी सामान्य रूप है देखना, और व्युत्पन्न धातु इससे बनेगी दिखाना, दिखवाना, दिखाया, दिखावा भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे है नाम धातु नंबर 3। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर जो धातुएं बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं, ठीक है बेटा। नाम धातु हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती हैं। जैसे संज्ञा से क्या बनेगा? शर्म से शर्माना, बात से बतियाना, टक्कर से टकराना। ऐसे ही सर्वनाम शब्दों से क्या बन सकता है? अपना से अपनापन, मैं से मिमियाना। अब विशेषण शब्दों से कैसे हम बना सकते हैं? गरम से गरमाना, साठ से सठियाना। अब नंबर 4 है मिश्र धातु। वे धातुएं जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना, आना आदि लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें मिश्र धातु कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से हम मिश्र धातु बनाएं तो क्या बनेगी? बात जमा करना, ठीक है ना। संज्ञा शब्द है बात और उसके आगे अगर हम करना जोड़ें तो बात करना, जान जमा लेना, जान लेना। इसी तरह विशेषण शब्दों से अच्छा जमा लगना, अच्छा लगना, बुरा जमा होना, बुरा होना। ऐसे ही क्रिया विशेषण शब्दों से
पीछा जमा करना, पीछा करना। ठीक है, नीचे जमा आना, नीचे आना। ठीक है बेटा, अब क्रिया के भेद आएंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतने तक आप इसको सुन के अच्छे से समझ लेना। हम जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय।